नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 7th चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है द इंटरव्यू और इसके लेखक हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये अध्याय 2 पार्ट में है। पहले पार्ट का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसके दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको इस चैप्टर का पहला पार्ट हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधा प्ले स्टोर पर चले जाएंगे। प्ले स्टोर से आपको हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है और ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे नोट्स मिल जाएंगे, सभी चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। चलिए अभी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। चलिए, क्या कहते हैं कि आई एम, मैं हूँ, अ प्रोफेसर, मैं एक प्रोफेसर हूँ। हु, जो राइट्स लिखता है, नॉवेल्स, जो नॉवेल्स लिखता है, जो उपन्यास लिखता है, ऑन संडेज, रविवार को। संडेज लगा है यानी रविवारों को। ठीक है, तो आई एम अ प्रोफेसर, मैं एक प्रोफेसर हूँ। हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, जो रविवारों को उपन्यास लिखता है। एम्बर्टो एको, एम्बर्टो एको के ये शब्द हैं। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं कि द फॉलोइंग, ये जो फॉलोइंग है ना, अब आप आगे जो पढ़ने जा रहे हो, आपने देखा होगा ना, लिखा होता है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस के सभी आंसर दीजिए, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के सभी उत्तर दीजिए, या फिर ऐसे ही करके कुछ होता है ना, तो वो चीज़ मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब अब जो आप आगे पढ़ने जा रहे हो, अर्थात जो अवतरण है, जो आगे दिया गया है, तो इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि द फॉलोइंग यानी निम्न अवतरण। निम्नलिखित होता है ना, तो निम्न अवतरण ये अंश है एक्चुअली एक चीज़ का। तो द फॉलोइंग, निम्न अवतरण, इज एन एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है, फ्रॉम एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू का, एक साक्षात्कार का, ऑफ एम्बर्टो एको, एम्बर्टो एको के। ठीक है, तो द फॉलोइंग, निम्न अवतरण, एम्बर्टो एको, एम्बर्टो एको के, एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार का, एन एक्सट्रैक्ट, एक अंश है। ठीक है, तो निम्न अवतरण एम्बर्टो इको के एक साक्षात्कार का अंश है। क्लियर हो गई लाइन? ध्यान से समझते चलिएगा, नहीं तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब और ध्यान से समझिए इसको। द इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यूअर हैं अर्थात जो साक्षात्कार ले रहे हैं, अर्थात साक्षात्कारकर्ता, इज मुकुंद पद्मनाभम। इस मतलब हैं मुकुंद, पद्मनाभम यानी मुकुंद पद्मनाभम है। साक्षात्कारकर्ता मुकुंद पद्मनाभन है। फ्रॉम द हिंदू, द हिंदू से, अर्थात द हिंदू के संपादक। तो ऐसे पढ़ लीजिए कि द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभम फ्रॉम द हिंदू, यानी उल्टा पढ़ना है इसको, तो ऐसे पढ़ना होगा कि द हिंदू यानी द हिंदू के संपादक मुकुंद पद्मनाभम, इंटरव्यूअर, साक्षात्कार करता है। द हिंदू आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़पेपर आता है। ठीक है, एम्बर्टो एको, अब ये लाइन क्लियर हो गई ना। मैं बहुत बारीकी से एक एक लाइन क्यों क्लियर करवा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कक्षा में। अभी देखिए आप भी कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इस चैप्टर से लड़े। ये हो गया कि द हिंदू के संपादक मुकुंद पद्मनाभम इंटरव्यूअर हैं, या फिर द हिंदू के संपादक मुकुंद पद्मनाभम साक्षात्कार करता है। ठीक है, एम्बर्टो एको, अब एम्बर्टो एको कौन है उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एम्बर्टो एको, अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलंगाना इन इटली। अब मैं इसको छोटा छोटा करूँगा, पहले तो हम बस इतना ही पढ़ेंगे। तो इटली, इन इटली यानी इन का मतलब होता है में, तो इटली में, बोलंगाना, बोलंगाना ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय। तो मेरे ख्याल से मुझे इतना तो आता है कि इन इटली का मतलब हो गया इटली में, ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बोलंगाना यानी बोलंगाना यूनिवर्सिटी। इतना ही तो लिखा है, और कुछ तो लिखा नहीं है। बोलंगाना यूनिवर्सिटी कह सकते हैं या फिर बोलंगाना विश्वविद्यालय कह सकते हैं। ठीक है, अब प्रोफेसर, अब प्रोफेसर का मतलब के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी है तो उसमें प्रोफेसर होंगे, तो के प्रोफेसर एम्बर्टो एको, एम्बर्टो एको उनका नाम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एम्बर्टो एको जो है वो इटली में कोई यूनिवर्सिटी ऑफ बोलंगाना है उसमें प्रोफेसर है। ठीक है, तो अब मैं इसको पूरा जोड़कर पढ़ लूँगा कि इटली में
सीधा सीधा जोड़िए, मैं कुछ नहीं कर रहा अपनी तरफ से, कि इटली में बोलंगाना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एम्बर्टो एको उनका नाम है। क्लियर हो गया यहाँ तक। हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन। फॉर्मिडेबल रेपुटेशन मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाए जब कोई व्यक्ति, ठीक है। तो एक्वायर्ड मतलब प्राप्त कर लेना, ठीक है। ऑलरेडी यानी पहले से ही। तो एज अ स्कॉलर, एक स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, तो अब मैं इसको भी छोटा कर लूँगा, तो इसका मतलब हो जाएगा हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, यानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे या फिर बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। एज ए स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। आ स्कॉलर यानी एक विद्वान के रूप में। तो एक विद्वान के रूप में पहले ही, ऑलरेडी पहले ही एक्वायर्ड प्राप्त कर चुके थे। अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे, ठीक है। या फिर एक विद्वान के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे। यहाँ तक भी हो गया। फॉर हिज आइडियाज़, आइडियाज़ का मतलब होता है विचारों के लिए, ठीक है। तो अपने विचारों के लिए किस पर विचार दिए थे उन्होंने? ऑन शेमोटिक्स। शेमोटिक्स मतलब होता है द स्टडी ऑफ साइंस। द स्टडी ऑफ साइंस का मतलब होता है लक्षण शास्त्र, ठीक है। तो लक्षण शास्त्र, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन यानी साहित्यिक व्याख्या, एंड मेडिवल एस्थेटिक्स, मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र पर। हीज आइडियाज, अपने विचारों के लिए, ठीक है। अब मैं इसको छोटा करूंगा, फिर आगे चलूंगा। देखिए, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप इस चैप्टर से लड़ने मत लगिए, ठीक है। चलिए, तो स्कॉलर तक हमने पढ़ लिया था कि एक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। लक्षण शास्त्र, सीमियोटिक्स, द स्टडी ऑफ साइंस, लक्षण शास्त्र, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, साहित्यिक व्याख्या, एंड मेडिवल एस्थेटिक्स और मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र पर। फॉर हिज आइडियाज, अपने विचारों के लिए। स्कॉलर, एक विद्वान के रूप में। हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, पहले ही अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे या फिर पहले ही प्रसिद्ध हो चुके थे, ठीक है। बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, राइटिंग फिक्शन यानी उपन्यास लिखना। बिफोर ही टर्न, शुरू करने से पहले, बिफोर मतलब पहले, ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, उपन्यास लिखना शुरू करने से बिफोर, पहले। अब मैं पूरा जोड़कर एक तरह से सजा कर आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखिए, इटली में, ये एक लाइन समझते चलिए। इटली में बोलंगाना यूनिवर्सिटी या फिर बोलंगाना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एम्बर्टो एको, बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, उपन्यास लिखना शुरू करने से पहले ही, सीमोटिक्स, द स्टडी ऑफ साइंस, लक्षण शास्त्र, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, साहित्यिक व्याख्या, एंड मेडिवल एस्थेटिक्स और मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र पर। फॉर हीज आइडियाज, अपने विचारों के लिए। एक विद्वान के रूप में। ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, अत्यधिक प्रतिष्ठा पहले ही प्राप्त कर चुके थे या फिर पहले ही काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। अब मैंने पूरा जोड़कर भी पढ़ा दिया। अब आप इसको चाहें तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करिए, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना समझ लीजिए, फिर आगे चलिए। अब मैं आगे चलता हूँ कि मैं बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैं जानता हूँ, ठीक है। मैं बार बार रिवीजन कराऊंगा तो आपके लिए हो सकता है डाउट हो। आप वीडियो को पीछे करिए, फिर समझिए, फिर आगे आ जाइए। लिटरेरी फिक्शन, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि लिटरेरी फिक्शन, साहित्यिक उपन्यास, अकादमिक टेक्स्ट मतलब होता है लेखन, अकादमिक लेखन, ठीक है। अकादमिक का अकादमिक ही होता है, टेक्स्ट का मतलब अकादमिक लेखन। एसे का मतलब तो सबको पता होगा, निबंध। चिल्ड्रंस बुक, चिल्ड्रन के बाद अपोस्ट्रोफी जिसका मतलब होता है काकी के, तो बच्चों की पुस्तक या फिर बच्चों की बुक्स है तो बच्चों की पुस्तकें। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल वगैरह छपते रहते हैं, लोग बड़े बड़े लोगों के जो कहते हैं बोलते हैं वो छपता रहता है, तो उसको बोलते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल। न्यूज़पेपर आर्टिकल की हिंदी होती है समाचार पत्र के लिए लेख, ठीक है। तो समाचार पत्र के लिए लेख, ठीक है। हीज ब्रिटेन आउटपुट, उनके जो ब्रिटेन आउटपुट थे ना, उनके द्वारा लिखे जो साहित्य थे, उनके द्वारा लिखे गए जो साहित्य थे, इज स्ट्रेंजिंगली लार्ज, वो आश्चर्यजनक तरीके से लार्ज थे। लार्ज का मतलब होता है विशाल।
तो आश्चर्यजनक तरीके से वो विशाल थे एंड वाइड रेंजिंग और व्यापक थे। हिज ब्रिटेन आउटपुट इज, थे नहीं, है, प्रेजेंट में है, ठीक है। तो हिज ब्रिटेन आउटपुट, ये सीधा सीधा हो जाएगा कि उनके द्वारा लिखे गए साहित्य इज स्ट्रेंजिंगली लार्ज, आश्चर्यजनक रूप से विशाल हैं, एंड वाइड रेंजिंग और व्यापक हैं। क्लियर। इन 1980, सन 1980 में ही एक्वायर्ड, उन्होंने प्राप्त कर लिया, ठीक है, द इक्विलेंट का मतलब होता है समकक्ष, ऑफ इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, सुपरस्टार के, उन्होंने बौद्धिक सुपरस्टार के समकक्ष एक्वायर्ड, दर्जा प्राप्त कर लिया। इन 1980, सन 1980 में क्या किया था ऐसा इन्होंने, चलिए देखते हैं। विद द पब्लिकेशन मतलब होता है प्रकाशन के साथ, विथ मतलब होता है के साथ, द पब्लिकेशन यानी प्रकाशन के साथ, ऑफ द नेम ऑफ द रोज। यहाँ पर देखिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया है क्योंकि ये एक पुस्तक है, उसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, ठीक है। तो द नेम ऑफ द रोज इसकी हिंदी होती है रोज यानी गुलाब का नाम, ठीक है, लेकिन इस किताब का नाम ही है द नेम ऑफ द रोज। तो ये ऐसे हो जाएगा कि द नेम ऑफ द रोज, तो ये ऐसे हो जाएगा कि 1980, सन 1980 में द नेम ऑफ द रोज के पब्लिकेशन, प्रकाशन के साथ, तो सन 1980 में द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के साथ उन्होंने इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम, बौद्धिक सुपरस्टार के इक्विलेंट, समकक्ष, एक्वायर्ड, दर्जा प्राप्त कर लिया, ठीक है। उनकी वो पुस्तक जो थी वो बहुत प्रसिद्ध हुई, ठीक है। विच सोल्ड यानी उस पुस्तक की सोल्ड, बिकी, मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। 10 मिलियन देखिए, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 10 मिलियन बराबर 100 लाख, 100 लाख मतलब 1 करोड़, जिसकी 1 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपीज़ बिकी, जिसकी 1 करोड़ से भी ज़्यादा प्रतियां बिकी। अब मैं पूरा जोड़ना चाहूँगा क्योंकि आपको हो सकता है डाउट हुआ हो। तो इन 1980, सन 1980 में द नेम ऑफ द रोज के पब्लिकेशन, प्रकाशन के साथ, विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज़, जिसकी 1 करोड़ से भी ज़्यादा प्रतियां बिकी, ही उन्होंने इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम, बौद्धिक सुपरस्टार के समकक्ष दर्जा प्राप्त कर लिया। क्लियर हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करिए, यहाँ से यहाँ तक पढ़ डालिए, एक बार रुक जाइए थोड़ी देर, स्वयं को, अपने आप को टाइम दीजिए, इसको यहाँ तक पढ़ डालिए। कोई डाउट ना हो तो आगे चलिए, अगर डाउट है तो थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे चलिए, ठीक है। चलिए, पढ़ लिया मैंने, मान लेता हूँ कि आपने पढ़ लिया है, अब मैं आगे चलता हूँ। तो चलिए अब हम अपना इंटरव्यू पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, एक बार मुकुंद बोलेंगे, फिर एक बार एम्बर्टो इको बोलेंगे, फिर मुकुंद कुछ बोलेंगे, फिर एम्बर्टो इको कुछ बोलेंगे, जैसा कि इंटरव्यूज़ में होता है, ठीक है। तो मुकुंद क्या कहते हैं? मुकुंद कहते हैं कि इंग्लिश, अंग्रेजी नॉवलिस्ट, उपन्यासकार एंड एकेडमिक और विद्वान डेविड लॉज ने वंस रिमार्क्ड, एक बार कहा था, ठीक है। डेविड लॉज कोई रहे होंगे, प्रसिद्ध व्यक्ति ही रहे होंगे, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं। अगर आपको इनके बारे में जानना हो तो गूगल पर इनका नाम सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। बस हमारे चैप्टर में इनका नाम लिखा है तो मैंने बस पढ़ा देना है आपको, ठीक है। तो द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक, अंग्रेजी उपन्यासकार और विद्वान डेविड लॉज ने वंस रिमार्क्ड, एक बार कहा था, आई कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता, हाउ कि कैसे, वन मैन एक व्यक्ति, कैन डू कर सकता है, ऑल द थिंग्स वो सारे काम, या फिर कैसे एक व्यक्ति इतने सारे काम कर सकता है, ही डज जितने वह करता है। एको कौन है? एम्बर्टो एको। तो उसने अपने इंटरव्यू वगैरह में डेविड लॉज ने अपने इंटरव्यू वगैरह में इनका नाम लिया होगा कि एको जितने काम करते हैं उतने काम कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो अब वो एको का इंटरव्यू ले रहे हैं तो एको से ही पूछ रहे हैं कि भैया आपके बारे में डेविड लॉज जी ने एक बार कहा था ऐसा, ठीक है। तो द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, अंग्रेजी नॉवलिस्ट, अंग्रेजी उपन्यासकार एंड एकेडमिक और विद्वान डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, डेविड लॉज ने एक बार कहा था,
आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता, हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स, कि एक व्यक्ति, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैं नहीं समझ सकता कि किस तरह कोई एक ही आदमी इतने काम करता है, ही डज, जितने वह करता है, ही लगा है वह के लिए, ठीक है, वह कौन, इको ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, तो जितने वह करता है। आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स, मैं नहीं समझ सकता कि किस तरह एक ही आदमी इतने काम करता है, ही डज, जितने की वह करता है, ठीक है। अब इस बात पर एम्बर्टो एको क्या कहते हैं, एम्बर्टो एको कहते हैं कि मे बी, हो सकता है, आई गिव द इम्प्रेशन, मैं इम्प्रेशन देता हूँ, मैं एहसास करता हूँ, ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, डूइंग करने का, मैनी थिंग्स बहुत सी चीज़ें, मे बी हो सकता है, आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, मैं बहुत सी चीज़ें कर लेने का इम्प्रेशन, एहसास करता हूँ, बट इन द एंड, लेकिन अंत में, आई एम कन्विंस्ड, मैं कन्विंस होता हूँ, मैं संतुष्ट होता हूँ, आई एम ऑलवेज डूइंग, कि मैं हमेशा कर रहा होता हूँ, द सेम थिंग, एक ही काम, लेकिन अंत में डूइंग द सेम थिंग, मैं हमेशा एक ही काम करता रहता हूँ, ठीक है, और आई एम कन्विंस्ड, और मैं अपने में संतुष्ट हूँ, ठीक है, यानी मुझे कोई खेद नहीं है। तो पूरा जोड़ लें अगर, तो मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि एम्बर्टो इको कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं बहुत सी चीज़ें कर लेने का एहसास करता हूँ, बट इन द एंड, लेकिन अंत में, या फिर लेकिन आखिरकार, आई एम कन्विंस्ड, लेकिन आखिरकार मैं संतुष्ट हूँ, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, कि मैं हमेशा वही एक काम करता रहता हूँ, ठीक है। मुकुंद, मुकुंद पूछते हैं कि आखिर कौन सी काम की बात कर रहे हैं जिससे संतुष्ट हैं, विच चीज, कौन सा काम, या फिर कौन सी चीज, चीज भी कह सकते हैं, ठीक है, विच चीज, कौन सी चीज, या फिर कौन सा काम। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, चीज भी कह सकते हैं, काम भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी वो किसी काम की ही बात कर रहे हैं। अगर आपके अध्यापक इसको ऐसे पढ़ाएं कि वहाँ कौन सी चीज है, तो भी सही है, या फिर आपके अध्यापक इसको ऐसे पढ़ा दें कि वह कौन सा काम है जिसको करते हुए आप संतुष्ट हैं, तो भी सही है, चाहे काम कहें या फिर चीज़ कहें, दोनों बात एक ही है, ठीक है, डरना नहीं है। अब हमारे एम्बर्टो इको जी क्या कहते हैं, एम्बर्टो इको कहते हैं कि अरे, नाउ अब दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, ये बहुत कठिन है, टू एक्सप्लेन, मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चैप्टर समझा रहा हूँ ना, तो वो भी कहते हैं कि नाउ अब दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, ये कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, टू एक्सप्लेन, समझाना। अब यह समझाना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है या फिर कुछ ज़्यादा ही कठिन है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये समझना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो मेरे विचार में अच्छा है वो हो सकता है कि आपके विचार में अच्छा ना हो। मैं अपनी बात समझाऊं लेकिन हो सकता है कि आपको ये बात समझ ना आए, ठीक है, तो इसको समझना भी कह सकते हैं और समझाना भी कह सकते हैं। मेरे दृष्टिकोण से बात की जाए तो मैं समझा रहा हूँ, आपके दृष्टिकोण से आपको लग रहा होगा कि बार बार क्यों समझा रहे हैं, एक ही बार में पूरा पढ़ा दीजिए ना। तो हर एक बच्चे का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, कुछ को लगता है कि तुरंत ही एक ही बार में पढ़ा दीजिए पूरा खत्म हो जाए, और कुछ को लगता है कि नहीं नहीं धीरे धीरे पढ़ाइए, पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए आराम से, ठीक है। नाउ दैट इज़ मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, अरे अब ये समझाना कुछ ज़्यादा ही कठिन है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अब ये समझना कुछ ज़्यादा ही कठिन है। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि, आई हैव, मेरी है सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, मेरी कुछ फिलोसफिकल, मेरी कुछ दार्शनिक इंटरेस्ट हैं, कुछ रुचियां हैं, मेरी कुछ दार्शनिक रुचियां हैं। एंड आई परस्यू, और मैं परस्यू करता हूँ, प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, देम उन्हें, और एंड आई परस्यू देम, और उन्हें प्राप्त करने की मैं कोशिश करता हूँ थ्रू माई एकेडमिक वर्क, अपने एकेडमिक वर्क से, अपने शैक्षणिक कार्यों से, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये, जैसे एकेडमिक किसको बोलते हैं, जैसे एकेडमिक मतलब 9वीं से, अब एक तरह से 12वीं तक की जो कक्षाएं होती है वो एकेडमिक की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि एकेडमिक की क्लासेस चल रही हैं, अर्थात 9, 10, 11, 12 के बच्चे पढ़ रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो मैं एकेडमिक वर्क मेरा शैक्षणिक कार्य से, एंड माई नॉवेल्स, और अपने नॉवेल से, और अपने उपन्यासों के थ्रू, माध्यम से। तो आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, मेरी कुछ दार्शनिक रुचियाँ हैं, एंड आई परस्यू देम, और मैं उन्हें अपने एकेडमिक वर्क, अपने शैक्षणिक कार्यों से, एंड माई नॉवेल्स, और अपने उपन्यासों के माध्यम से, परस्यू देम,
उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। इवन माई बुक्स, यहाँ तक कि मेरी किताबें भी, फॉर चिल्ड्रन जो बच्चों के लिए हैं, यहाँ तक कि मेरी बच्चों की किताबें भी आर अबाउट नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड पीस और शांति के अबाउट बारे में है। यूशी आप देखेंगे, अगर आप देखें उनकी किताबें, वो कहते हैं कि अगर आप मेरी किताबें देखेंगे तो यूशी तो आप देखेंगे कि इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन, यहाँ तक कि मेरी बच्चों की किताबें भी अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, अहिंसा और शांति के बारे में है। द सेम बंच, वही बंच है, बंच मतलब गुच्छा, वही गुच्छा है ऑफ एथिकल, एथिकल नैतिक, फिलोसफिकल इंटरेस्ट, नैतिक और फिलोसफिकल इंटरेस्ट का, नैतिक और दार्शनिक रुचियों का। एथिकल मतलब होता है नैतिक, फिलोसफिकल इंटरेस्ट का मतलब होता है दार्शनिक रुचि, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब रुचि, इंटरेस्ट रुचियाँ। तो द सेम बंच, बंच मतलब गुच्छा, तो वही नैतिक और दार्शनिक रुचियों का बंच, गुच्छा है, समूह है, अर्थात जितनी किताबें हैं उनमें या तो नैतिक बातें की गई हैं या फिर दार्शनिक रुचियों के बारे में बात की गई है, भले ही वो बच्चों की किताबें हैं, ठीक है। एंड देन, और फिर आई हैव अ सीक्रेट, मेरा एक सीक्रेट है, और फिर मेरा एक रहस्य है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट विल हैपन, की क्या होगा, इफ़ यू एलिमिनेट, यदि आप एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेट मतलब समाप्त कर दें, द इम्पटी स्पेस, इम्पटी मतलब खाली, स्पेस मतलब स्थान को, खाली स्थान को, फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। तो डिड यू नो व्हाट विल हैपन, क्या आपको पता है कि क्या होगा। एक सेकंड दीजिए मुझे, बड़ा भयंकर मच्छर काट लिया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स, यहीं पर तो थे हम लोग शायद, हाँ यहीं पर थे। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और फिर मेरा एक सीक्रेट भी है, और फिर मेरा एक रहस्य है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन, क्या आपको पता है कि क्या होगा, द यूनिवर्स, यदि, द यूनिवर्स यदि यानी ब्रह्मांड, यदि ब्रह्मांड की एम्प्टी स्पेस, खाली जगह को एलिमिनेट कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। तो यदि ब्रह्मांड की खाली जगह को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, एलिमिनेट समाप्त कर दिया जाए, द एम्प्टी स्पेस खाली स्थान को, इन ऑल द एटम्स सभी एटम्स के, सभी परमाणुओं के, सभी परमाणुओं के स्थान को अगर हम एलिमिनेट कर दें, समाप्त कर दें, यदि सारे परमाणुओं के स्थान को समाप्त कर दें, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। नहीं पकड़ नहीं पाए आप इसको ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, यहाँ पे उन्होंने कहा कि और फिर मेरा एक सीक्रेट है, मेरा एक रहस्य है। अब इसको पढ़ लीजिए, डिड यू नो, क्या आपको पता है या फिर क्या आप जानते हैं, व्हाट विल हैपन को साइलेंट कर दीजिए, भूल जाइए इसको। तो डिड यू नो, क्या आपको पता है, इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स, यदि आप ब्रह्मांड से एम्प्टी स्पेस खाली स्थान को एलिमिनेट कर दें, समाप्त कर दें, यदि ब्रह्मांड की खाली जगह को समाप्त कर दिया जाए, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन द एटम्स, और एटम्स और सारे परमाणुओं, ऑल द एटम्स, सारे परमाणुओं की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑल द एटम्स और सारे परमाणुओं के एम्प्टी स्पेस स्थान को एलिमिनेट कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, और सारे परमाणुओं के स्थान को समाप्त कर दिया जाए, व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। क्लियर हो गया, बस इतना ही पढ़ना था। इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स, यदि ब्रह्मांड की खाली जगह को समाप्त कर दिया जाए, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन द स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, सभी परमाणुओं के स्थान को समाप्त कर दिया जाए, व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। द यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, विल बिकम, हो जाएगा, एज बिग, उतना बड़ा, एज माई फिस्ट, जितनी बड़ी मेरी मुट्ठी है, अर्थात द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, तो ये ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी जितना हो जाएगा। क्लियर हो गया। सिमिलरली, इसी तरह से, वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, वी हैव, हमारे पास होते हैं, लॉट ऑफ, बहुत सारे, एम्प्टी स्पेसेस खाली स्थान, इसी तरह बहुत सारे खाली स्थान होते हैं इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में, इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। आई कॉल देम इंटरस्टेटिसेस, मैं उन्हें इंटरस्टेटिस कहता हूँ, मैं उन्हें खाली जगह कहता हूँ, ठीक है। आई कॉल देम इंटरस्टेटिस, मैं उन्हें खाली जगह कहता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को, खाली स्थान को वो इंटरस्टेटिस कहते हैं, ठीक है, मैं उन्हें खाली जगह कहता हूँ।
से, मान लीजिए यू आर कमिंग, आप आ रहे हैं, ओवर टू माई प्लेस, मेरे स्थान पर, अर्थात आप मेरे घर आ रहे हो। मान लीजिए कि आप मेरे घर आ रहे हो। यू आर इन एन एलिवेटर, एलिवेटर मतलब जो लिफ्ट होती है, तो आप इन में हैं, किस में हैं? एलिवेटर में, आप लिफ्ट में हैं। एंड वाइल, और जब यू आर कमिंग अप, आप ऊपर आ रहे हैं, और जब आप ऊपर आ रहे हो या फिर जब आप ऊपर की तरफ आ रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे से ऊपर आने में आपको 2-4-5 मिनट लगेंगे ना, उस समय मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और दिस इज एन इंटरस्टिस, इंटरस्टिस यही इंटरस्टाइस है। इंटरस्टाइस मतलब यही खाली जगह है, जो 4-5 मिनट बचेंगे, यही खाली जगह है। आपको ऊपर आने में, मेरे कमरे तक आने में जो 2-4-5 मिनट लगेंगे, वही इंटरस्टाइस है, यही खाली जगह है, या फिर यही रिक्त स्थान है। एन एम्प्टी स्पेस, ये हो गया एम्प्टी स्पेस, तो यही इंटरस्टाइस है, यानी यही एक खाली जगह, एन एम्प्टी स्पेस रिक्त स्थान है, अर्थात यही खाली जगह रिक्त स्थान है। ठीक है, आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, मैं एम्प्टी स्पेसेस में वर्क करता हूँ, मैं खाली जगह में काम करता हूँ, अर्थात जब मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ तो मैं काम करने लगता हूँ, या फिर मैं कोई काम कर रहा हूँ और उसके बीच में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत समय मेरे लिए बच रहा है, तो मैं उसमें अपना दूसरा काम करने लगता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, आपका मन भटक गया थोड़ी देर के लिए, तो आप टीवी चला लेते हो, गाने चला लेते हो। वो कहते हैं कि मैं अभी जैसे लिख रहा हूँ, तो मैं दोबारा आज मैं निबंध लिख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं, मेरा मन करेगा, मैं ऊब रहा हूँ, तो मैं बच्चों की पुस्तकें लिखने लगूंगा। एक साथ मैं कई सारे काम करता हूँ। ठीक है, वाइल वेटिंग फॉर यू, वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर, आपके एलिवेटर, आपके लिफ्ट के, टू कम अप, कम अप प्रथम तल से, फ्रॉम द फर्स्ट, यानी कम अप फ्रॉम द फर्स्ट, प्रथम तल से, पहले तल से, टू द थर्ड फ्लोर, तीसरे फ्लोर तक, तीसरे तल तक, कम अप पहुँचने की प्रतीक्षा करते समय, वेट करना, प्रतीक्षा करना। ठीक है, पूरा जोड़ना होगा। तो वाइल वेटिंग, प्रतीक्षा करते समय, फॉर योर एलिवेटर, आपके एलिवेटर की, आपके लिफ्ट की, टू कम अप पहुँचने की, फ्रॉम द फर्स्ट पहले तल से, टू द थर्ड फ्लोर तीसरे तल तक, आपके लिफ्ट के प्रथम तल से तीसरे तल तक पहुँचने की प्रतीक्षा करते समय, आई हैव ऑलरेडी, मैं पहले ही रिटन, लिख चुका हूँ, एन आर्टिकल, एक आर्टिकल, मैं पहले ही एक लेख लिख चुका हूँ। ठीक है, लाफ्स, वो हंसते हैं, एकदम हंसते हुए कहते हैं कि मैं इस तरह से काम करता हूँ। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि इसको फिर से समझ लीजिए। सिमिलरली वी हैव लॉट एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ्स, इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। आई कॉल देम इंटरस्टाइसेस, मैं उन्हें खाली जगह कहता हूँ। शे यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, मान लीजिए आप मेरे घर आ रहे हो। यू आर इन एन एलिवेटर, आप लिफ्ट में हो। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब आप ऊपर आ रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज एन इंटरस्टाइस, यही खाली जगह है। एन एम्प्टी प्लेस, रिक्त स्थान, यही एक खाली जगह रिक्त स्थान है। ठीक है, आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, मैं खाली जगह में काम करता हूँ। वाइल वेटिंग, प्रतीक्षा करते हुए, फॉर एलिवेटर, आपके एलिवेटर, आपके लिफ्ट की, टू कम अप पहुँचने की, आपके लिफ्ट के पहुँचने की प्रतीक्षा करते हुए, फ्रॉम द फर्स्ट पहले तल से, टू द थर्ड फ्लोर तीसरे तल तक, आपके लिफ्ट की, ऐसे पढ़िए, आपकी लिफ्ट के पहले तल से तीसरे तल तक पहुंचने की प्रतीक्षा करते समय, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, मैं एक आर्टिकल लिख चुका हूँ, मैं पहले ही एक लेख लिख चुका हूँ। लाफ्स, वो हंसते हैं। ठीक है, वो हंसते हुए ये सारी बातें कह रहे हैं। अब मुकुंद क्या कहते हैं? मुकुंद कहते हैं कि नॉट एवरीवन कैन डू दैट, ऑफ कोर्स, निसंदेह, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नॉट एवरीवन, कि हर एक आदमी कैन डू दैट, ये नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स, निसंदेह, नॉट एवरीवन कैन डू दैट, हर एक आदमी ऐसा नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल, देखिए नॉन फिक्शनल मतलब गैर काल्पनिक या फिर अकाल्पनिक। ठीक है, राइटिंग मतलब लेखन। योर स्कॉलरली वर्क, स्कॉलरली मतलब विद्वतापूर्ण, ठीक है, जो विद्वतापूर्ण काम हो वो। ठीक है, तो नॉन फिक्शनल राइटिंग यानी अकाल्पनिक लेखन, योर स्कॉलरली वर्क, और स्कॉलरली वर्क विद्वतापूर्ण लेखन में, हैज़ अ सर्टेन, एक खास, प्लेफुल,
विनोदपूर्ण, जिसमें मज़ा आए थोड़ा सा पढ़ने में, ठीक है, आनंद आए, तो विनोदपूर्ण। एंड पर्सनल क्वालिटी, और व्यक्तिगत क्वालिटी है, व्यक्तिगत गुण है। अबाउट इट इसमें यानी जो आप लिखते वगैरह हो, ठीक है, तो अबाउट इट यानी वही बात हो रही है कि जो आप ये लिखते हो इसमें थोड़ा सा प्लेफुल भी है, ये पढ़ने में भी अच्छा लगता है, और पर्सनल क्वालिटी भी है इसमें व्यक्तिगत गुण भी हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि नॉट एवरीवन कैन डू दैट, ऑफ कोर्स, निसंदेह हर एक आदमी ऐसा नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, आपके अकाल्पनिक लेखन में, योर स्कॉलरली वर्क, और आपके विद्वतापूर्ण लेखन में, हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल, एक खास विनोदपूर्ण, एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, और एक व्यक्तिगत गुण है, और पर्सनल क्वालिटी है, व्यक्तिगत गुण है। अबाउट इट यानी ये जो चीज़ें आप लिखते हो, तो पहले ही कह दिया हमने कि योर स्कॉलरली वर्क और नॉन फिक्शनल राइटिंग, तो आपके ना वही तो लिखते हैं अबाउट इट इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में क्या चीज़ें वो दिखते हैं, उनको क्या चीज़ें दिखती हैं मुकुंद जी को, वो कह रहे हैं वो, ठीक है, कि आपके नॉन फिक्शनल राइटिंग, कि आपके अकाल्पनिक लेखन, योर स्कॉलरली वर्क, और विद्वतापूर्ण लेखन में, हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल, एक खास विनोदपूर्ण, और पर्सनल क्वालिटी है, व्यक्तिगत गुण है। अबाउट इट सीधा ख़त्म कर दिया, इसको साइलेंट कर दीजिए। इट इज़ अ मार्क्ड डिपार्चर, इट इज़ यह है, अ मार्क्ड डिपार्चर, मार्क डिपार्चर, मार्क मतलब होता है चिन्हित, डिपार्चर मतलब स्थान, ओ सॉरी प्रस्थान, ठीक है, स्थान कह रहे थे, डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान, यानी अलग है ये, ठीक है, ये अलग है, हटकर है, फ्रॉम अ रेगुलर, एक रेगुलर, एक नियमित, एकेडमिक स्टाइल, नियमित स्टाइल मतलब होता है शैली, एकेडमिक मतलब शैक्षणिक, तो इट इज़ यह, अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, रेगुलर नियमित, एकेडमिक शैक्षणिक, स्टाइल शैली से, अ मार्क्ड डिपार्चर हट कर है, मार्क्ड मतलब स्पष्टता, ठीक है, स्पष्ट रूप से, ये स्पष्ट हो जाता है कि हटकर है, आप कुछ अलग लिखते हो, दूसरे लोग जो एक ही काम कर रहे हैं आप उनसे अलग लिखते हो, ठीक है। तो अब इसको बहुत ज़्यादा हवा हवाई में मत पढ़िए, आप इसको ऐसे सीधा सीधा पढ़ लीजिए कि इट इज़ यह, रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, नियमित शैक्षणिक शैली से मार्क्ड डिपार्चर हटकर है, ठीक है। विच इज़ इनवेरिएबली, विच इज इनवेरिएबली, इनवेरिएबल मतलब होता है निरअपवाद रूप से, देखिए निरअपवाद जिस पर कोई अपवाद ना उठा सके, ठीक है, तो यह निरअपवाद रूप से डीपर्सनलाइज्ड, डीपर्सनलाइज्ड मतलब होता है अव्यक्तिगत, ठीक है, तो यह निरअपवाद रूप से अव्यक्तिगत, एंड ऑफ्टन और प्रायः, ड्राई, ड्राई मतलब होता है शुष्क, जो एकदम सूखा हो, शुष्क, एंड बोरिंग और उबाऊ है, ठीक है। तो विच इज इनवेरिएबली, जो निश्चित रूप से या फिर जो निश्चय ही निरपवाद रूप से अव्यक्तिगत और प्रायः शुष्क और उबाऊ है। बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ मैं, वीडियो पर ध्यान नहीं दे रहा, मैं टॉपिक पर ध्यान दे रहा हूँ, एक एक लाइन क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कठिन शब्द हैं ये, इसकी हिंदी आप गूगल करेंगे तो भी यही हिंदी आएगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ना। हैव यू कॉन्शियसली, कॉन्शियसली मतलब जानबूझकर, क्या आपने जानबूझकर अडॉप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, ठीक है, चुन लिया है, एन इनफॉर्मल, इनफॉर्मल अप्रोच, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, तो अनौपचारिक दृष्टिकोण कह सकते हैं या फिर अनौपचारिक मार्ग कह सकते हैं। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड, क्या आपने जानबूझकर चुन लिया है, एन इनफॉर्मल अप्रोच, अनौपचारिक मार्ग या फिर अनौपचारिक दृष्टिकोण, क्या आपने जानबूझकर अनौपचारिक मार्ग चुना है, और अथवा इट इज समथिंग, ये कोई ऐसी चीज़ है, दैट जस्ट केम, जो आ जाती है नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, टू यू, आपके पास, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पास स्वाभाविक रूप से आ गई है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि या फिर ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपको स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको बार बार नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि हार्ड है थोड़ा सा, तो आप वीडियो को आगे पीछे करके पढ़ेंगे, ठीक है। मैं पढ़ाने लगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, मैंने एक एक वर्ड बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि कहीं पे दिक्कत है तो वीडियो को पीछे करिए, उस लाइन को समझिए, फिर अपना डाउट क्लियर करिए, आगे आइए। तो हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच,
क्या आपने जानबूझकर अनौपचारिक मार्ग चुना है, और इट इज़ समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ है जो स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त हो गई है। अब एम्बर्टो एको क्या कहते हैं? एम्बर्टो एको कहते हैं कि व्हेन आई प्रेजेंटेड, जब मैंने प्रेजेंट किया था, जब मैंने प्रस्तुत किया था, माय फर्स्ट, मेरा पहला डॉक्टोरल, डॉक्टरेट संबंधी डाइजर्टेशन, शोध निबंध इन इटली, इटली में। देखिए, जैसे आप 10वीं कक्षा में थे तो आप सब ने अपनी अपनी प्रैक्टिकल कॉपी बनाई थी, विज्ञान के लिए अलग, गणित के लिए अलग ना, और वो प्रैक्टिकल कॉपी आपके टीचर ने ली थी और उस प्रैक्टिकल के कॉपी के अनुसार आपको नंबर दिए गए थे, 28, 30 जो भी मिले हों, ठीक है। तो एक तरह से वो आपका निबंध था, एक तरह से मैं मान सकता हूँ कि वो आपका निबंध था। उसी तरह से डॉक्टरेट संबंधी निबंध अपना इन्होंने भी बनाया था, एम्बर्टो इको ने। जैसे आपने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी बनाई थी, ठीक, उसे ले गए आपने टीचर के पास जमा कर दिया, फिर उसके कितने नंबर मिले वो आपको डायरेक्ट एग्जाम के बाद पता चलता है, ठीक है। तो व्हेन आई प्रेजेंटेड, जब मैंने प्रस्तुत किया, ठीक है, माय फर्स्ट, मेरा पहला या फिर अपना पहला डॉक्टोरल, डॉक्टरेट संबंधी डाइजर्टेशन, शोध निबंध इन इटली, इटली में। जब आई, मैंने, इटली, इटली में, माय फर्स्ट डॉक्टोरल डाइजर्टेशन, मेरा पहला डॉक्टरेट संबंधी शोध निबंध प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया, वन ऑफ द प्रोफेसर, तो प्रोफेसरों में से वन, एक, तो एक प्रोफेसर ने, या फिर ऐसे पढ़ लीजिए कि तब एक प्रोफेसर ने सेड, तब एक प्रोफेसर ने कहा, स्कॉलर्स, विद्वान, लर्न अलॉट, बहुत सीखते हैं, ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, किसी विषय के बारे में, विद्वान किसी विषय के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। देन दे मेक, तब वो बनाते हैं, अ लॉट ऑफ, बहुत सारी, फॉल्स हाइपोथेसिस, झूठी हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं, तब वो बहुत सारी झूठी परिकल्पनाएं बनाते हैं। देन दे करेक्ट देम, फिर वो उन्हें ठीक करते हैं। एंड एट द एंड, और फिर अंत में, दे पुट द कंक्लूशन, वो निष्कर्ष रखते हैं। कंक्लूशन मतलब निष्कर्ष, आप निबंध लिखते हैं तो उसमें देखते हैं ना कंक्लूशन, तो अंत में वो निष्कर्ष रखते हैं। यू, ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, यू, तुमने, टोल द स्टोरी, कहानी सुनाई है, इसके विपरीत तुमने कहानी सुनाई है, ऑफ योर रिसर्च, अपने रिसर्च की, अपने शोध की, इसके विपरीत तुमने अपने शोध की कहानी सुनाई है। इवन, और इसके अलावा, इवन यानी यहाँ तक कि, इंक्लूडिंग, तुमने इंक्लूड किया है, तुमने शामिल किया है, योर ट्रायल्स, अपने ट्रायल्स को, अपने प्रयासों को, एंड एरर्स, और अपनी असफलताओं को भी। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, और तुमने अपने प्रयासों और अपनी, मैं ही फंस गया ना, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, और तुमने अपने प्रयासों और अपनी असफलताओं को भी इसमें शामिल किया है। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, ही रिकॉग्नाइज्ड, उसने रिकॉग्नाइज किया, उसने जाना, ठीक उसी समय उसने जाना, आई वॉज राइट, कि मैं सही था, एंड वेंट ऑन टू पब्लिश, और उसने पब्लिश कराया, प्रकाशित करवाया, माई डिसर्टेशन, मेरी शोध प्रबंध की पुस्तक। डिसर्टेशन मतलब वो जो कॉपी लिख कर गए थे, ये, इसको यहाँ पर उन्होंने कहा कि डाइटरेशन मतलब डिस्टरेशन, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा, डिस्टरेशन मतलब यहाँ पे सीधा सीधा हो गया कि जो उन्होंने शोध किया था ना, उस शोध के बारे में जितनी चीज़ें उन्होंने अपनी पुस्तक में या फिर कॉपी में लिखी थी, उस कॉपी को उसने एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवा दिया, ठीक है। तो वही वो कहते हैं कि डिसर्टेशन, माई डिसर्टेशन, मेरी डिसर्टेशन को, मेरी शोध प्रबंध की पुस्तक को, एज अ बुक, एक किताब के रूप में, ठीक है, आप शोध प्रबंध की पुस्तक कह सकते हैं, या फिर मेरे शोध प्रबंध के लेख को कह सकते हैं, ठीक है, या फिर मेरे शोध प्रबंध के निबंध को कह सकते हैं, ठीक है, मैं पुस्तक कह रहा हूँ डायरेक्ट। तो उसने मेरे शोध प्रबंध के निबंध को एज अ बुक, एक पुस्तक के रूप में पब्लिश, प्रकाशित करवाया। या फिर माई डिसर्टेशन, उसने मेरी डिसर्टेशन को, उसने मेरी शोध प्रबंध की पुस्तक को एज अ बुक, एक पुस्तक के रूप में पब्लिश, प्रकाशित करवाया, ठीक है। व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन इन इटली,
जब मैंने इटली में अपना पहला डॉक्टरेट संबंधी शोध निबंध प्रस्तुत किया। वन ऑफ द प्रोफेसर्स राइट, तो एक प्रोफेसर ने कहा स्कॉलर्स लर्न अ लॉट फॉर सर्टेन सब्जेक्ट, विद्वान किसी विषय के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, और फिर वो बहुत सारी फॉल्स झूठी हाइपोथेसिस बनाते हैं, बहुत सारी झूठी परिकल्पनाएं बनाते हैं। देन दे करेक्ट देम और फिर वो उन्हें करेक्ट करते हैं और फिर वो उन्हें ठीक करते हैं। एंड एट द एंड, और फिर अंत में दे पुट कंक्लूशन, वो निष्कर्ष रखते हैं और फिर अंत में वे निष्कर्ष रखते हैं। यू ऑन द कंट्रेरी, यू तुमने, ऑन द कंट्रेरी इसके विपरीत, टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, अपनी रिसर्च की कहानी सुनाई है, इसके विपरीत तुमने अपने शोध की कहानी सुनाई है। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, और यहाँ तक कि तुमने अपने प्रयासों और असफलताओं को भी शामिल किया है। एट द सेम टाइम, उसी समय, यानी जब वो बाकायदी कर रहा था इतनी सारी बातों के बारे में, उसी समय ही उसने रिकॉग्नाइज किया, उसने जाना आई वॉज राइट, कि मैं सही था। एंड वेंट ऑन टू पब्लिश, और उसने पब्लिश करवाया, उसने प्रकाशित करवाया माई डिसर्टेशन, मेरी शोध प्रबंध की पुस्तक को एज अ बुक, एक किताब के रूप में। और उसने मेरी शोध प्रबंध की पुस्तक को एक किताब के रूप में प्रकाशित करवाया। विच मीन्स, जिसका मतलब था ही अप्रिशिएटेड इट, उसने इसे स्वीकार किया है, या फिर उसने मेरे लेख को अप्रिशिएट किया है, प्रशंसा की है उसने मेरे लेख की। जिसका मतलब था कि उसने मेरे लेख की प्रशंसा की है, या फिर जिसका मतलब था कि उसने मेरे लेखन को स्वीकार किया है। ठीक है। एट दैट पॉइंट, उस समय, एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की उम्र में, उस समय जब मैं 22 वर्ष की उम्र में था, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, स्कॉलरली बुक्स की विद्वतापूर्ण, स्कॉलरली विद्वतापूर्ण बुक्स किताबें, की विद्वतापूर्ण किताबें शुड बी रिटन, लिखी जानी चाहिए, द वे, उसी तरीके से, आई हैड डन, जैसी मैंने लिखी थी। कि विद्वतापूर्ण किताबें उसी तरह से या फिर उसी ढंग से लिखी जानी चाहिए जैसी मैंने लिखी थी। बाय टेलिंग द स्टोरी, कहानी सुनाकर, ऑफ द रिसर्च, शोध की कहानी सुनाकर या फिर शोध की कहानी कहकर। बहुत सारे शोध किए जाते हैं, केमिस्ट्री वगैरह के प्रैक्टिकल वगैरह आप करते हैं अपनी कक्षा में, लिवा जाते हैं कक्षा में क्लास के टीचर आपको कि भैया चलिए ये वाला प्रैक्टिकल कर लीजिए आज, ठीक है। तो वही रिसर्च वगैरह होती है, शोध की कहानी कहकर। दिस इज वाई, और इसीलिए या फिर यही कारण है, माई एसेज, की जो मेरे निबंध है ना, ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट, उनमें नैरेटिव, एक कथनात्मक एस्पेक्ट होता है, पहलू होता है। और यही कारण है कि मेरे निबंधों में कथनात्मक पहलू होता है, अर्थात मेरे जो निबंध होते हैं वो कहानी जैसे लगते हैं। वाई, दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट, नैरेटिव एस्पेक्ट की हिंदी होती है कथनात्मक पहलू। और यही कारण है कि मेरे एसेज में, मेरे निबंधों में ऑलवेज, हमेशा, नैरेटिव एस्पेक्ट, कथनात्मक पहलू होता है। एंड दिस इज़ वाई, और शायद, प्रॉबेबली, और शायद दिस इज़ वाई, यही कारण है, आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, राइटिंग नरेटिव नॉवेल्स, यानी मैंने नरेटिव्स यानी नॉवेल्स, नॉवेल्स मतलब उपन्यास, कि आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव नॉवेल्स, यानी आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स, कि मैंने उपन्यास लिखना प्रारंभ किया, शो लेट, इतनी देरी से। एंड दिस इज़ वाई, प्रोबेबली, और शायद दिस इज़ वाई, यही कारण है कि मैंने इतनी देरी से नॉवेल्स, उपन्यास लिखना शुरू किया। एट द एज ऑफ 50, मोर और लेस, लगभग, या फिर मोर और लेस मतलब आसपास भी कह सकते हैं, एज ऑफ 50, 50 वर्ष की, 50 वर्ष की एज, उम्र के, मोर और लेस आसपास, 50 वर्ष की उम्र के आसपास। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है, दैट माई डियर फ्रेंड, कि मेरा डियर, मेरा प्रिय, फ्रेंड मित्र, मेरा प्रिय मित्र, रोनाल्ड बार्थर्स वाज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता था, हमेशा परेशान रहता था। दैट ही वाज एन एसिस्ट, कि वो एसिस्ट है, एसिस्ट वो होते हैं जो निबंध लिखते हैं, कि वो एक निबंधकार है। एंड नॉट अ नॉवलिस्ट, एक उपन्यासकार नहीं है, अर्थात वो लिखता, जो रोनाल्ड था वो लिखता उपन्यास था, लेकिन वो सोचता था कि मैं उपन्यासकार नहीं हूँ, बल्कि मैं निबंधकार हूँ, मुझे उपन्यास नहीं लिखने चाहिए बल्कि मुझे निबंध लिखने चाहिए।
ही वांटेड टू डू, वो करना चाहता था क्रिएटिव राइटिंग, वो क्रिएटिव राइटिंग करना चाहता था। क्रिएटिव मतलब रचनात्मक, राइटिंग मतलब लेखन, वो रचनात्मक लेखन करना चाहता था। वन डे ऑन अनदर, किसी न किसी दिन, वो किसी न किसी दिन रचनात्मक लेखन करना चाहता था। बट ही डाइड, लेकिन वो मर गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। बिफोर ही कुड डू शो, ऐसा करने से पहले, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। आई रिमेंबर, मुझे याद है दैट माई डियर फ्रेंड, कि मेरा प्रिय मित्र रोनाल्ड बार्थोस वाज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, हमेशा इस बात से परेशान रहता था दैट ही वाज एन एसेइस्ट, कि वो एक निबंधकार है, एंड नॉट अ नॉवलिस्ट, एक उपन्यासकार नहीं है। ठीक है, कि वो एक निबंधकार है, ना कि वो एक उपन्यासकार है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, वो उपन्यासकार नहीं है बल्कि वो एक निबंधकार है। ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर, वो किसी न किसी दिन रचनात्मक राइटिंग करना चाहता था, रचनात्मक लेखन करना चाहता था। बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू शो, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। आई नेवर फेल्ट, मैंने कभी महसूस नहीं की, दिस काइंड, इस तरह की फ्रस्ट्रेशन, परेशानी, मैंने इस तरह की परेशानी कभी महसूस नहीं की। फ्रस्ट्रेशन का मतलब कुंठा भी होता है, परेशानी भी होता है, दिक्कत भी होता है। ठीक है, मुझे इस तरह की दिक्कत कभी महसूस नहीं हुई, या फिर मुझे इस तरह की कुंठा कभी महसूस नहीं हुई, या फिर मुझे इस तरह की परेशानी कभी महसूस नहीं हुई। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स, मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया। बाई एक्सीडेंट, बाई एक्सीडेंट, एक तरह से एक्सीडेंट का मतलब यहाँ पे संयोग से है। ठीक है, मैंने संयोग बस राइटिंग नॉवेल्स लिखना स्टार्टेड, शुरू किया। मैंने संयोग से उपन्यास लिखना शुरू किया। नॉवेल्स एक्सीडेंट, ठीक है। आई हैड नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं था, टू डू, करने को। वन डे, उधर डे होगा। ठीक है, तो एक दिन मेरे पास करने को कुछ नहीं था, ये है डे। एक दिन मेरे पास करने को कुछ नहीं था, एंड सो, और इसीलिए आई स्टार्टेड, मैंने लिखना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? लिखना, उपन्यास, और इसीलिए मैंने उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। नॉवेल्स प्रोबेबली, नॉवेल्स उपन्यास, प्रोबेबली शायद, संभवतः, जैसा कहना चाहें, संभवतः उपन्यास सेटिस्फाइड, उपन्यासों ने सेटिस्फाई किया है, संतुष्ट किया है। माई टेस्ट, मेरी टेस्ट को, फॉर नरेशन, नरेशन की, कहानी कहने की या फिर कथा कहने की, तो कथा कहने की या फिर कहानी कहने की टेस्ट, रुचि को सेटिस्फाइड, संतुष्ट किया है। नॉवेल्स, नॉवेल्स ने, उपन्यासों ने, संभवतः उपन्यासों ने मेरी कहानी कहने की रुचि को संतुष्ट किया है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि उपन्यासों ने शायद कहानी कहने की मेरी रुचि को संतुष्ट किया है। मुकुंद, मुकुंद कहते हैं कि टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, उपन्यासों की बात करते हुए, टॉकिंग बात करना, अबाउट के बारे में, नॉवेल्स नॉवेल्स के, उपन्यासों की बात करते हुए या फिर नॉवेल्स के बारे में बात करते हुए, कॉमा लगा है, यानी वो कहते हैं कि जब हम उपन्यासों की बात कर ही रहे हैं तो इसी बारे में बात थोड़ा सा और कर लेते हैं कि उपन्यासों की बात करते हुए, फ्रॉम बीइंग अ फेमस, क्योंकि आप एक प्रसिद्ध एकेडमिक, आप एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं, एकेडमिक है, आप एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं। यू वेंट, तो आप आगे गए हैं उससे, ऑन बिकमिंग स्पेक्टिकुलरली फेमस, आप और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री होने के बावजूद भी बिकमिंग स्पेक्टिकुलरली फेमस, आप शानदार तरीके से प्रसिद्ध हो गए। आफ्टर द पब्लिकेशन, प्रकाशन के बाद, ऑफ द नेम ऑफ द रोज़, द नेम ऑफ द रोज़, गुलाब का नाम। ठीक है, तो अब इसको ऐसे पढ़ना है कि टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, उपन्यासों की बात करते हुए, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक, एक प्रसिद्ध एकेडमिक होने से लेकर, या फिर एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री से होने से लेकर, नहीं समझ में आया, शायद मेरी ज़बान अटक गई। फेमस, प्रसिद्ध, एकेडमिक, शिक्षा शास्त्री, तो एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री होने से लेकर, द नेम ऑफ द रोज़, द नेम ऑफ द रोज़ के पब्लिकेशन, प्रकाशन के आफ्टर, बाद, द नेम ऑफ द रोज़ के प्रकाशन के बाद, यू वेंट ऑन बिकमिंग, आप बिकमिंग स्पेक्टिकुलरली फेमस, आप स्पेक्टिकुलरली फेमस हो गए, आप शानदार तरीके से प्रसिद्ध हो गए। यानी यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि आप पहले ही शिक्षा शास्त्री के रूप में फेमस थे, प्रसिद्ध थे, लेकिन जब से आपकी द नेम ऑफ द रोज़ प्रकाशित हुई है, उसके बाद तो आप स्पेक्टिकुलरली फेमस हो गए, आप एक शानदार तरीके से प्रसिद्ध हो गए, बच्चा बच्चा जानने लगा आपको। ठीक,
अब पूरा जुड़ गया, समझ में आ गया। टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, उपन्यासों की बात करते हुए, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक, एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री होने से लेकर, आप द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के बाद शानदार तरीके से फेमस हो गए, शानदार तरीके से प्रसिद्ध हो गए। यू हैव रिटन, आपने लिखा है 5 नॉवेल्स, 5 उपन्यास, आपने 5 उपन्यास लिखे हैं। अगेंस्ट, विरुद्ध कह सकते हैं। मैनी मोर, कई अन्य। स्कॉलरली वर्क, विद्वतापूर्ण कृतियों के। ऑफ नॉन फिक्शन, गैर काल्पनिक या फिर अकाल्पनिक। यू, आपने नॉन फिक्शन, गैर काल्पनिक या फिर अकाल्पनिक साहित्य की। मैनी मोर, कई अन्य। स्कॉलरली वर्क, विद्वतापूर्ण कृतियों के विरुद्ध। रिटन 5 नॉवेल्स, 5 उपन्यास लिखे हैं। आपने अकाल्पनिक या फिर गैर काल्पनिक साहित्य की कई अन्य विद्वतापूर्ण कृतियों के विरुद्ध ब्रिटेन 5 नॉवेल्स, 5 उपन्यास लिखे हैं। एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, जिनमें 20 से अधिक हैं। एटलीस्ट, कम से कम, मोर देन, मोर मतलब अधिक, देन से भी ज़्यादा, 20 ऑफ देम, उनमें से 20 से भी अधिक, अर्थात 20 से भी अधिक हैं, जिनमें 20 से भी अधिक हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिनमें कम से कम 20 से अधिक हैं। एम्बर्टो एको कहते हैं ओवर 40, 40 से ज़्यादा। मुकुंद कहते हैं ओवर 40, 40 से ज़्यादा। अमोंग देम, और उनमें से एक सेमिनल पीस ऑफ वर्क, सेमिनल पीस ऑफ वर्क है, उनमें से एक सेमिनल पीस ऑफ वर्क है, अर्थात प्रभावशाली लेखन कार्य है, ऑन सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स मतलब लक्षण शास्त्र, तो लक्षण शास्त्र पर लिखा गया। ओवर 40, 40 से ज़्यादा। अमोंग देम, उनमें से एक, उनमें से एक लक्षण शास्त्र पर लिखा गया सेमिनल पीस ऑफ वर्क है, प्रभावशाली लेखन कार्य है। तो ओवर 40, 40 से ज़्यादा, और अमंग देम, और उनमें से एक लक्षण शास्त्र पर लिखा गया सेमिनल पीस ऑफ वर्क है, यानी लक्षण शास्त्र पर लिखा गया प्रभावशाली लेखन कार्य है। बट आस्क, लेकिन पूछिए, मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोगों से, लेकिन ज़्यादातर लोगों से पूछिए अबाउट एम्बर्टो एको के बारे में, लेकिन ज़्यादातर लोगों से एम्बर्टो एको के बारे में पूछिए, एंड दे विल से, और वो कहेंगे, ओह अरे, ही इज़ अ नॉवलिस्ट, वो एक नॉवलिस्ट है, वो एक उपन्यासकार है। डज दैट बॉदर यू, बॉदर मतलब परेशान करना, यू आपको, दैट यह बात, क्या ये बात आपको परेशान करती है, या फिर क्या आप इससे परेशान होते हैं? ठीक है। एम्बर्टो एको कहते हैं कि यस, हाँ, बिकॉज आई कंसिडर, क्योंकि मैं मानता हूँ, माई सेल्फ, स्वयं को, अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर। हाँ, क्योंकि मैं स्वयं को एक यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं स्वयं को एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता हूँ। हु राइट्स, जो लिखता है नॉवेल्स, उपन्यास, जो उपन्यास लिखता है, ऑन संडेज, रविवार को, जो रविवार को उपन्यास लिखता है। इट इज़ नॉट अ जॉक, ये कोई मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट, मैं भाग लेता हूँ, इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, सम्मेलनों में, मैं अकेडमिक सम्मेलनों में पार्टिसिपेट करता हूँ, भाग लेता हूँ। एंड, और मैं भाग नहीं लेता, एंड नॉट, और मैं भाग नहीं लेता, मीटिंग्स में, और मैं भाग नहीं लेता मीटिंग्स में यानी सभाओं में, ऑफ पेन क्लब एंड राइटर्स, और लेखकों की, और मैं पेन क्लब या फिर लेखकों की सभाओं में नॉट, भाग नहीं लेता। ठीक है, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं एकेडमिक सम्मेलनों में जाता हूँ, लेकिन मैं लेखकों की सभाओं में नहीं जाता, पेन क्लब में नहीं जाता। ठीक है। आइडेंटिफाई माई सेल्फ, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, मेरी माई सेल्फ, ये मेरी जो पहचान है ना, ठीक है, विद द अकेडमिक कम्युनिटी, वो अकेडमिक कम्युनिटी से है, शिक्षा के क्षेत्र में विद्वान लोगों से है, अर्थात मैं स्वयं को एक शिक्षा क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति समझता हूँ। ठीक है,
मैं समझता हूँ कि मेरा संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है और उस क्षेत्र में जो विद्वान लोग हैं उनसे मेरा संबंध है। आइडेंटिफाई माई सेल्फ, मेरी पहचान विद द एकेडमिक कम्युनिटी, शिक्षा के क्षेत्र में विद्वान लोगों से है। ठीक है, हाँ, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, हाँ क्योंकि मैं अपने आप को एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता हूँ। हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, जो रविवार को उपन्यास लिखता है। इट इज़ नॉट अ जॉक, और उपन्यास लिखना कोई मजाक नहीं है। इट इज़ नॉट अ जॉक, ये कोई मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, मैं अकेडमिक सम्मेलनों में भाग लेता हूँ। पेन क्लब और लेखकों की सभाओं में भाग नहीं लेता। आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद एकेडमिक कम्युनिटी, मेरी पहचान शिक्षा के क्षेत्र में विद्वान लोगों से है। ठीक है, बट ओके, लेकिन ठीक है। इफ़ दे, यदि उन, मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोगों ने, यदि उन ज़्यादातर लोगों ने हैव रीड, केवल पढ़े हैं, ओनली द नॉवेल्स, उपन्यास, यदि उन ज़्यादातर लोगों ने केवल उपन्यास पढ़े हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात जो व्यक्ति केवल उनके उपन्यास पढ़ता है वो उनको केवल इसीलिए जानता है क्योंकि वो उपन्यास लिखते हैं। दूसरे व्यक्ति को ये नहीं पता कि वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो ज़्यादातर उपन्यास लिखते हैं और इसीलिए प्रसिद्ध हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि वो उपन्यास लिखते हैं, और वो ये भी मान लेते हैं कि बट ओके, लेकिन ठीक है। इफ़ दे, यदि वे मतलब मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, अगर वो ज़्यादातर लोग केवल मेरे उपन्यास पढ़ते हैं और मेरे उपन्यास पढ़ते हैं इसीलिए वो मुझे जानते हैं एक उपन्यासकार, उपन्यास लेखक के रूप में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। बट ओके, लेकिन ठीक है। इफ़ दे, यदि उन लोगों ने, मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोगों ने, यदि उन ज़्यादातर लोगों ने हैव रीड ओनली द नॉवेल्स, केवल उपन्यास पढ़े हैं, लाफ्स, हंसता है, एंड श्रग्स, और अपने कंधों को वो उचकाते हुए कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो रिलैक्स करो। कंधे उचकाते हैं ना, आपकी जाने दो, कोई बात नहीं, मुझे टेंशन नहीं है इस बात की। ठीक है, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स, कि नॉवेल्स लिखकर, कि उपन्यास लिखकर, आई रीच अ लार्ज ऑडियंस, मैं लार्ज ऑडियंस तक पहुँच सकता हूँ, मैं ज़्यादा पाठकों तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है, ऑडियंस, लार्जर ऑडियंस मतलब ज़्यादा पाठकों तक, जो लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा उपन्यास पढ़ने वाले लोगों तक पहुंच सकता हूं, ये लिख लीजिए। ठीक है, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, मैं आशा नहीं कर सकता था, टू हैव 1 मिलियन रीडर्स, कि मुझे 1 मिलियन रीडर्स मिलेंगे, कि मेरे 10 लाख पाठक होंगे। विथ स्टफ ऑन सेमियोट्रीज, ये लक्षण शास्त्र। ठीक है, लक्षण शास्त्र के लेखन के। ठीक है, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, मैं आशा नहीं कर सकता था कि सेमियोटिक्स, लक्षण शास्त्र के लेखन के, हाँ, 1 मिलियन रीडर्स, मेरे 1 मिलियन रीडर्स होंगे, मेरे 10 लाख पाठक होंगे। थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो रही है, एक सेकंड में देख लेता हूँ पूरा, ये ऐसे हो जाएगा, बट ओके, लेकिन ठीक है। इफ़ दे, यदि वे, मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोगों ने, ये ब्रेकेट लगा के यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट ओके, लेकिन ठीक है। इफ़ दे, यदि उन लोगों ने, मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोगों ने, अब इस पूरे ब्रैकेट को हटा के हम सीधा कर देंगे, इफ़ मोस्ट पीपल, यदि ज़्यादातर लोगों ने हैव रीड ओनली द नॉवेल्स, सिर्फ उपन्यास पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ उपन्यास पढ़े हैं तो लाफ्स एंड सिंग्स, वो हंसते हैं और अपना कंधा उचकाते हैं, कि कहते हैं कि ठीक है, अगर ज़्यादातर लोगों ने केवल उपन्यास पढ़े हैं और मेरे उपन्यास की वजह से ही मुझे जानते हैं तो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आई नो दैट बाई राइटिंग नॉवेल्स, मैं जानता हूँ कि उपन्यास लिखकर, आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, मैं ज़्यादा पाठकों तक पहुँचता हूँ। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब बचता है सबसे नीचे वाला, ये ऊपर समझ लीजिए पहले इसको, कि वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, मुझे ये बात पता है कि जब मैं उपन्यास लिखता हूँ तो मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचता हूँ, अर्थात मेरा नाम ज़्यादा लोगों तक जाता है, मेरे उपन्यास ज़्यादा लोगों तक जाते हैं और ज़्यादातर लोग मुझे उपन्यास की वजह से ही जानते हैं, ये बात मुझे पता है। ठीक, अब इसके आगे, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, मैं आशा नहीं कर रहा था, टू हैव 1 मिलियन रीडर्स, कि मेरे 1 मिलियन रीडर्स हो जाएंगे, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, कि मेरे 10 लाख पाठक होंगे, विथ स्टफ लेखन के, ऑन सेमियोटिक्स, लक्षण शास्त्र के। तो स्टफ ऑन सेमियोटिक्स, लक्षण शास्त्र के लेखक के, आई हैव 1 मिलियन रीडर्स, मेरे 10 लाख पाठक होंगे। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, मैं आशा नहीं कर सकता था। ठीक है, तो पूरा जोड़ लेंगे, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, मैं आशा नहीं कर सकता कि स्टफ ऑन सेमियोटिक्स, लक्षण शास्त्र के लेखन के, आई हैव 1 मिलियन रीडर्स, मेरे 10 लाख पाठक होंगे।
क्लियर हो गया, पूरा जोड़ लिया, दिखा। ये थोड़ा ब्रैकेट मुझे भी कंफ्यूज करने लगता है भाई, मैं भी इंसान हूँ। मुकुंद, मुकुंद कहते हैं विच ब्रिंग मी। अब ये जो आप बात कर रहे हो ना, इस वजह से वो कहते हैं कि विच ब्रिंग मी, ये बात टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे अगले प्रश्न तक ले जाती है। ये जो आप बात कर रहे हो कि लक्षण शास्त्र के आपके 10 लाख पाठक होंगे और आपको इस बात पर विश्वास नहीं था, आपको आशा नहीं थी कि ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। तो विच ब्रिंग, आपकी ये बात मुझे टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे अगले प्रश्न तक ले जाती है। आपकी ये बात मुझे मेरे अगले प्रश्न तक ले जाती है। द नेम ऑफ द रोज, गुलाब का नाम, इज़ अ वेरी सीरियस नॉवेल, एक बहुत गंभीर उपन्यास है। इट इज़ अ डिटेक्टिव यार्न, ये एक लंबी जासूसी कहानी है। एट वन लेवल, एक स्तर पर, यह एक स्तर पर लंबी जासूसी कहानी है। बट इट आल्सो, लेकिन यह आल्सो डिवील्स, जाती है, लेकिन ये जाती है इनटू मेटाफिजिक्स का मतलब होता है तत्व मीमांसा, आध्यात्म विज्ञान भी कह सकते हैं, आत्म तत्व ज्ञान भी कह सकते हैं, कई सारे इसके मतलब हो सकते हैं हिंदी अर्थ। यहाँ पे तत्व मीमांसा कह लीजिए या फिर सिर्फ मीमांसा कह लीजिए, नहीं मीमांसा मत कहिए, तत्व मीमांसा कहिए, ठीक है। ये है तत्व मीमांसा, ठीक है। बट इट आल्सो डिवेल्स, लेकिन ये गहराई में जाती है इनटू मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा की। लेकिन यह तत्व मीमांसा थियोलॉजी, इसे यहाँ पे हो जाएगा ईश्वर मीमांसा, ठीक है। ईश्वर मीमांसा एंड मेडिवल हिस्ट्री मतलब इतिहास, मेडिवल मध्ययुगीन, और मध्ययुगीन इतिहास की गहराई में भी जाती है। इट इज़ अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल, एक स्तर पर तो यह एक लंबी जासूसी कहानी है, लेकिन यहाँ तत्व मीमांसा, ईश्वर मीमांसा और मध्ययुगीन इतिहास की गहराई में भी जाती है। अब देखिए, इस चैप्टर में आधे से ज़्यादा बातें आपके सर के ऊपर से जाएंगी। क्यों? ये जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे यहाँ से इसका कोई मतलब ही नहीं है। अमेरिका के लोगों से और अमेरिका में जो लोग हैं उनके बारे में ये कहानी लिखी गई है, इसलिए सारी चीज़ें बाहर की चीज़ें हैं। हमें बस अपना चैप्टर समझ लेना है कि हमारे चैप्टर में क्या क्या बातें हुई है, क्योंकि हमको बोर्ड एग्जाम में ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो इतना बहुत ज़्यादा सरदर्द मत लीजिएगा, ठीक। इट इंजॉयस अ ह्यूज मैस ऑडियंस, और इसके बावजूद इट इंजॉयस, इसे मिला है अ ह्यूज मैस ऑडियंस, बहुत बड़ा पाठक समूह, और इसके बावजूद इसे बहुत बड़ा पाठक समूह मिला है, अर्थात इसके बावजूद इसे बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है। वर यू पजल्ड एट ऑल दिस बाय, क्या आप इन सब चीज़ों से पजल्ड हो गए हैं, उलझ गए हैं? क्या आप इन सब चीज़ों से पूरी तरह उलझ गए? वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या आप इससे पूरी तरह उलझ गए? कि भैया यहाँ पे लिखा कुछ और था, मतलब तत्व मीमांसा की बात हुई, ईश्वर मीमांसा की बात हुई, मध्ययुगीन इतिहास की बात हुई, और इसके बावजूद इसे इतने सारे लोगों ने पसंद किया। क्या आप इस बात से उलझ गए? क्योंकि लोगों को ना सीधी साधी चीज़ें पसंद होती हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी कहानी, तो ये चीज़ से आप परेशान हुए। एम्बर्टो इको कहते नो, नहीं, जर्नलिस्ट आर पजल्ड, जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, आर पजल्ड, वो चकित हैं, नहीं पत्रकार चकित हैं। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी प्रकाशक भी पजल्ड हैं, प्रकाशक भी चकित हैं। नो, नहीं जर्नलिस्ट आर पजल्ड, नहीं पत्रकार चकित हैं। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी प्रकाशक भी चकित हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज, और ऐसा इसलिए होता है, बिकॉज क्योंकि, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स, क्योंकि पत्रकार एंड पब्लिशर और प्रकाशक बिलीव, विश्वास करते हैं, दैट पीपल लाइक ट्रैश, कि लोगों को ट्रैश पसंद है। ट्रैश मतलब होता है कूड़ा, कूड़ा मतलब जो बहुत छोटे स्तर का साहित्य है वो पढ़ना पसंद होता है। क्योंकि पत्रकार और प्रकाशक विश्वास करते हैं कि लोगों को कूड़ा पढ़ना पसंद होता है, अर्थात निम्न स्तर का साहित्य पढ़ना पसंद होता है।
एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। एंड डोंट लाइक और लोग पसंद नहीं करते डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। डिफ़िकल्ट कठिनाई से प्राप्त, रीडिंग कठिनाई से प्राप्त, एक्सपीरियंस अनुभवों को रीड पढ़ना डोंट लाइक पसंद नहीं करते। और वे कठिनाई से प्राप्त अनुभवों को पढ़ना पसंद नहीं करते। ठीक है, मैं बार बार रिवीजन नहीं कराऊंगा, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। कंसिडर, जरा सोचिए, देयर आर 6 बिलियन पीपल, 6 बिलियन लोग हैं, 6 अरब लोग हैं ऑन दिस प्लैनेट, धरती पर। जरा सोचिए, धरती पर 6 अरब लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज़, नेम ऑफ द रोज़, गुलाब का नाम, सोल्ड बिटवीन 10 एंड 15 मिलियन। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ मिलियन कॉपीज़ की प्रतियाँ, कॉपी मतलब प्रतियाँ। तो गुलाब का नाम की 10 एंड 15 मिलियन कॉपीज़, 1 से 1.5 करोड़ प्रतियाँ ही बिकी हैं। गुलाब का नाम या फिर द नेम ऑफ द रोज़ की 1 से 1.5 करोड़ प्रतियाँ ही बिकी हैं। शो, अतः, इन द वे, इस तरह, अतः इस तरह, आई रीच्ड, मैं पहुँचा हूँ, ओनली अ स्मॉल, केवल छोटे से, स्मॉल छोटे से, परसेंटेज प्रतिशत तक, इस तरह मैं छोटे से प्रतिशत तक ही पहुँचा हूँ ऑफ रीडर्स, पाठकों के। अतः इस तरह मैं पाठकों के छोटे से प्रतिशत तक ही पहुँच पाया हूँ। भाई 6 अरब लोग हैं, 1 या 1.5 करोड़ प्रतियाँ बिकी हैं, तो बहुत कम लोगों तक ही मैं पहुँचा हूँ। बट इट एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स, बट लेकिन, इट इज़ एग्जैक्टली लेकिन, एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स, यही वो पाठक हैं। इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स, यही वो, इसी प्रकार, काइंड ऑफ रीडर मतलब इसी प्रकार के वो पाठक हैं, अर्थात लेकिन यही वे पाठक हैं हु डोंट वांट, जो नहीं चाहते ईजी एक्सपीरियंस, सरल अनुभव। लेकिन यही वो पाठक हैं जो सरल अनुभव नहीं चाहते हैं। और एटलीस्ट, या फिर कम से कम, डोंट ऑलवेज, हमेशा वांट दिस, या फिर कम से कम हमेशा, डोंट वांट दिस ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं चाहते, या फिर कम से कम हमेशा ऐसा नहीं चाहते। ठीक है। आई, मैं, माई सेल्फ, मैं खुद, एट 9 PM आफ्टर डिनर, डिनर के बाद रात 9 बजे, मैं खुद डिनर के बाद रात 9 बजे वॉच टेलीविज़न, टेलीविज़न देखता हूँ। एंड वांट टू सी ईदर मियामी वाइस, या तो मैं मियामी वाइस और अथवा इमरजेंसी रूम, या फिर इमरजेंसी रूम वांट टू सी, देखना चाहता हूँ। वांट मतलब चाहना, सी मतलब देखना, इधर मतलब दोनों में से कोई एक। अब ये मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम नाटक वगैरह या फिर प्रोग्राम वगैरह होंगे जो टेलीविज़न पर आते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ पर भी टेलीविज़न पर आते हैं। ठीक है, तो इधर मतलब दोनों में से कोई एक, या तो मैं मियामी वाइस देखना चाहता हूँ या फिर इमरजेंसी रूम देखना चाहता हूँ। तो आई माई सेल्फ, मैं खुद भी रात 9 बजे, आप ऐसे पढ़िए कि मैं खुद भी डिनर के बाद रात 9 बजे वॉच टेलीविज़न, टेलीविज़न देखता हूँ, या तो मैं मियामी वाइस या फिर इमरजेंसी रूम देखना चाहता हूँ। आई एन्जॉय इट, मैं इसको एंजॉय करता हूँ, मैं इसका आनंद लेता हूँ। एंड आई नीड इट, और मुझे इसकी आवश्यकता भी है। बट नॉट ऑल डे, लेकिन पूरा दिन नहीं। ठीक है। मुकुंद, मुकुंद कहते हैं कुड द ह्यूज सक्सेस, क्या ह्यूज सक्सेस, ह्यूज सक्सेस बड़ी सफलता, क्या बड़ी सफलता ऑफ द नॉवेल, इस नॉवेल की, क्या इस उपन्यास की बड़ी सफलता हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट, का कुछ, एनीथिंग टू डू कुछ लेना देना है विद द फैक्ट, इस बात से, का इस तथ्य से या फिर इस बात से कुछ लेना देना है या फिर कुछ संबंध है, दैट इट डेल्ट, कि इसमें डेल्ट है, कि इसमें चर्चा की गई है विथ अ पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री पीरियड, मध्ययुगीन इतिहास की, कि इसमें मध्ययुगीन इतिहास की चर्चा की गई है। दैट, अब उसके आगे कुछ बोलना चाहते थे, दैट के बाद वो तुरंत एम्बर्टो इको अपनी बात को स्टार्ट कर देते हैं, वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाते। ठीक है। कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल, क्या इस नॉवेल, क्या इस उपन्यास की बड़ी सफलता हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट, का इस तथ्य से कुछ लेना देना है, दैट इट डेल्ट विथ अ पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, कि इसमें मध्ययुगीन इतिहास की चर्चा है। यानी क्या इस उपन्यास की
बड़ी सफलता का इस तथ्य से कुछ लेना देना है कि इसमें मध्ययुगीन इतिहास की चर्चा है, दैट कि डॉट 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 एम्बर्टो इको अपना शुरू कर देते हैं बोलना, ठीक है, दैट्स पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, ठीक है, बट लेट मी टेल यू, लेकिन मुझे सुनाने दीजिए अनदर स्टोरी, एक कहानी, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, दैट्स पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बिकॉज क्योंकि आई ऑफ्टन, मैं अक्सर टेल स्टोरीज कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर कहानी सुनाता हूँ लाइक अ चाइनीज वाइज मैन, चीनी वाइज बुद्धिमान मैन, व्यक्ति की तरह या फिर आदमी की तरह, क्योंकि मैं अक्सर चीनी बुद्धिमान आदमी की तरह कहानी सुनाता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर, मेरे अमेरिकन प्रकाशक ने सैड कहा, मेरे अमेरिकन प्रकाशक ने कहा, वाइल सी लव्ड माई बुक, वाइल जबकि सी उसे लव्ड पसंद थी माई बुक्स मेरी किताबें, जबकि उसे मेरी पुस्तकें पसंद थी, उसने क्या कहा, सी डिडंट एक्सपेक्ट, वो आशा नहीं कर रही थी, टू सेल बिकने की मोर देन 3000 कॉपीज, 3000 कॉपियाँ, 3000 प्रतियाँ, ठीक है, वो 3000 प्रतियों से ज़्यादा बिकने की आशा नहीं कर रही थी, इन अ कंट्री, एक ऐसे देश में, वेयर नोबडी हैज़ सीन, जहाँ पर किसी ने नहीं देखा, अ कैथेड्रल, कैथेड्रल मतलब चर्च, ठीक है, कैथेड्रल मतलब होता है चर्च, जहाँ पर किसी ने कैथेड्रल नहीं देखा या फिर जहाँ पर किसी ने चर्च नहीं देखा है, और स्टडीज लैटिन, और कोई लैटिन नहीं पढ़ता है, ठीक है, लैटिन भाषा में उसने लिखा होगा या फिर चर्च वगैरह के बारे में उसने वहाँ पर जिक्र किया होगा अपनी कहानी में, तो उसकी जो प्रकाशक थी उसको उसकी किताब पसंद थी, लेकिन वो सोच रही थी कि 3000 से ज़्यादा कॉपियाँ नहीं बिकेंगी, ठीक है, तो माई अमेरिकन पब्लिशर सेट्स, मेरी अमेरिकन पब्लिशर, मेरे अमेरिकन प्रकाशक ने कहा, वाइल सी लव्ड माई बुक, जबकि उसे मेरी किताब पसंद थी, सी डिडंट एक्सपेक्टेड टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज़, वो 3000 कॉपियों यानी 3000 प्रतियों से ज़्यादा बिकने की उम्मीद नहीं कर रही थी, एक ऐसे देश में जहाँ पर किसी ने भी चर्च नहीं देखा और कोई भी लैटिन नहीं पढ़ता है, ठीक है, सो इसीलिए आई वॉज गिवन एन एडवांस, मुझे एडवांस दिया गया, जब आपकी किताब वगैरह छपती है तो आपको एडवांस दिया जाता है, अर्थात 3000 कॉपियाँ बिकेंगी, तो 3000 की कॉपियाँ अगर 3 रुपये के हिसाब से बिकेंगी तो आपको उस हिसाब से पैसे दे दिए जाते हैं, तो गिवन एन एडवांस, इसीलिए मुझे एडवांस दिया गया, अर्थात मुझे पेशगी दी गई, ठीक है, पेशगी दी गई फॉर 3000 कॉपीज़, 3000 कॉपियों की, इसीलिए मुझे 3000 प्रतियों की पेशगी दी गई, बट इन द एंड, परंतु अंत में, इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन, देखिए 2 और 3 मिलियन, 2 या 3 मिलियन, यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 2 मिलियन 20 लाख, 3 मिलियन 30 लाख, लेकिन अंत में इन द यूएस, अमेरिका में, सोल्ड बिकी 2 और 3 मिलियन, 20 या 30 लाख प्रतियां, ऐसे 2 और 3 मिलियन, 20 से 30 लाख, ठीक है, बट इन द एंड, लेकिन अंत में, इन द यूएस अमेरिका में, लेकिन अंत में अमेरिका में 20 से 30 लाख प्रतियां बिकी। अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन, बहुत सारी किताबें लिखी गई, अबाउट द मिडिवल पास्ट, मध्ययुगीन इतिहास के बारे में, फॉर बिफोर माइन, मेरी पुस्तक से पहले या फिर मेरी किताब से पहले, तो फॉर बिफोर माइन, मेरी किताब से पहले, मिडिवल पास्ट, मध्ययुगीन इतिहास के बारे में, अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन, बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। आई थिंक, मैं समझता हूँ, द सक्सेस ऑफ द बुक, कि इस बुक की सफलता इज़ अ मिस्ट्री, एक रहस्य है, यानी बहुत सारी किताबें पहले भी लिखी गई लेकिन वो इतनी सफल नहीं हुई जितनी ये किताब हुई, द नेम ऑफ द रोज़, तो वो कहते हैं कि आई थिंक, ये यहाँ कहाँ गया ये, आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ अ मिस्ट्री, मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक की सफलता एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, ठीक है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट, कोई भी इसकी प्रिडिक्ट नहीं कर, प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट, कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। आई थिंक, मुझे लगता है या फिर मैं समझता हूँ, इफ़ आई हैड रिटन, कि यदि मैंने लिखा होता, द नेम ऑफ द रोज़, नेम ऑफ द रोज़, गुलाब का नाम, यदि मैंने गुलाब का नाम लिखा होता 10 ईयर्स अर्लियर, 10 वर्ष अर्लियर, 10 वर्ष पहले, और 10 ईयर्स लेटर या फिर 10 वर्ष बाद, मैं समझता हूँ कि अगर मैंने द नेम ऑफ द रोज़ को 10 साल पहले या फिर 10 साल बाद लिखा होता, इट वुडंट हैव बीन द सेम, तो द सेम नहीं होता, तो फिर परिणाम ऐसा नहीं होता, इट वुडंट
इट मतलब ये जो परिणाम आया कि ये इतनी प्रसिद्ध हो गई, तो इट यह परिणाम वुडंट हैव बीन द सेम, ऐसा नहीं होता। तो परिणाम ऐसा नहीं होता अर्थात तो यह पुस्तक इतनी सफल ना होती। मैं समझता हूँ कि अगर मैंने गुलाब का नाम 10 वर्ष पहले या फिर 10 वर्ष बाद लिखी होती तो परिणाम बिल्कुल भी ऐसा ना होता। इसका मतलब ये पुस्तक इतनी सफल ना होती। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज अ मिस्ट्री। ये एक रहस्य है कि एट दैट टाइम, कि उस समय में वाई इट वर्कड, यह इतनी सफल कैसे हो गई। ठीक है, एट दैट टाइम, उस समय, वाई इट वर्कड, यह इतनी सफल कैसे हो गई, इज अ मिस्ट्री, ये एक रहस्य है। चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है, लेकिन इस चैप्टर को खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी टीचर कितनी भी अच्छी तरह से पढ़ा दे, डाउट्स रह जाएंगे। खुद से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी बातें दूसरे देश की हैं, आपके यहाँ पे इस चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना होगा ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।